In last lecture, I have discussed the types of soil and application of soil. I try to summarize the types of soil in diagram. तो मैप सही तो नहीं है, लेकिन ये आप एग्जैक्ट मान के चले, ये मैप ऑफ इंडिया है और कहाँ कौन सी सॉइल पाई जाती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो रिवर गंगा यहाँ पे जाती है इस तरह से, गंगा। तो इसके आसपास जितने भी सॉइल्स होंगे वो एलुवियल सॉइल होता है, एलुवियल सॉइल। और देहरादून साइड में, रुड़की, ऋषिकेश साइड, यहाँ पे जहाँ पे आपका माउंटेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, माउंटेन, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कोलोवियल सॉइल। और जहाँ पे स्नो या आइस बहुत ज़्यादा गिरते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पे ग्लेशियर सॉइल ज़्यादा होता है। ग्लेशियर सॉइल। और अगर राजस्थान वाले रीजन हम लोग देखें, तो अगर ये राजस्थान एरिया है, तो जहाँ पे विंड का बहुत ज़्यादा रोल होता है, और उदयपुर के एरिया लें, ये उदयपुर की एरिया जहाँ लेक ज़्यादा होता है। तो बाकी राजस्थान जैसे जैसलमेर और बाड़मेर जैसे प्लेस ले राजस्थान का, तो वहाँ पे विंड के थ्रू, विंड के कारण जो सॉइल बनते हैं, तो हम लोग पढ़े थे, उसे विंड के कारण जो सॉइल बनता है उसे बोलते हैं इओलियन सॉइल। और लोएस्ट सॉइल भी बनता है, तो लोएस्ट सॉइल। और जहाँ पे लेक ज़्यादा है, अब वहाँ बनता है लोकस्ट्रीम सॉइल, तो यह लोकस्ट्रीम सॉइल। और महाराष्ट्र का अगर जोन लें लो, रीजन, महाराष्ट्र रीजन, यहाँ पे, तो यहाँ पे चूंकि सी के बैंक पे है पूरी महाराष्ट्र, मुंबई, तो यहाँ पे जो सॉइल मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं मरीन सॉइल। तो मरीन सॉइल और मुंबई के आसपास और एमपी की जो एरियाज होती है, ये वाली एरिया जहाँ पे सॉइल होता है ब्लैक कॉटन सॉइल। अगर हम लोग आइलैंड ले, लक्षद्वीप जैसे, यहाँ पे लक्षद्वीप अगर है, तो यहाँ पे जो भी सॉइल मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं मार्ल सॉइल। तो मार्ल सॉइल यहाँ मिलेगा। सबसे साउथ रीजन देखे, पॉइंट देखे,
तो यहाँ पे होता है ईस्टर्न घाट और यहाँ होता है वेस्टर्न घाट। तो ये होता है ईस्टर्न, चूंकि इस साइड है तो ईस्टर्न और इधर बोलते हैं वेस्टर्न घाट। तो ये आपका ईस्टर्न घाट और ये वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पे जो भी सोयल दोनों घाट पे मिलेंगे वहाँ पे लीचिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है, लीचिंग। और लीचिंग के थ्रू अगर कोई सोयल बनना हो उसे लेटराइट सोयल, लेटराइट सोयल। और अगर आइलैंड ले हम लोग अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार यहाँ पे कहीं है नीचे। तो अंडमान निकोबार पे जो सोयल होता है उसे बोलते हैं बेंटोनाइट सोयल। तो यह एक रफली इंडिया मैप है और इससे हम लोग को थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि कहाँ पे किस तरह की सोयल बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है। तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ अ सोयल। तो नाउ कम टू द टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ सोयल। Now come to the topic application of soil. एप्लीकेशन ऑफ सोयल लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे। एप्लीकेशन ऑफ सोयल एज ए डैम, अर्दन डैम कंस्ट्रक्शन। तो अर्दन डैम कंस्ट्रक्शन में जब भी हम लोग अर्दन की डैम बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, जैसे ड्रेनेज फिल्टर, कोर वाल, तो या अपग्रेड स्लोप या डाउन स्ट्रीम स्लोप। तो जितने भी हम लोग स्लोप बनाते हैं या जितने भी हम लोग कंपोनेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे वो सब अर्दन या सोयल का ही बना होता है। तो उतना डीप में नहीं जाना कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डैम का टॉपिक नहीं पढ़ना है, यहाँ हम लोग को केवल एप्लीकेशन पढ़ना। तो फिलहाल इतना याद रखेंगे कि जब भी अर्दन का डैम हम लोग बनाते हैं तो उसमें जितने भी सोयल्स, जितने भी स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाते हैं, तो मैक्सिमम उसमें सोयल यूज करते हैं। चाहे ड्रेनेज फिल्टर बना रहे हो तब भी सोयल का यूज करेंगे, चाहे कोर वाल बना रहे हैं अर्दन डैम में तब भी हम लोग सोयल का यूज करते हैं। तो जितने भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं मोस्टली वहाँ पे अर्दन या सोयल का बना होता है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं रिटेनिंग वॉल के केस में। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपका बैकफिल। बैकफिल या फिलर मटेरियल भी लिख सकते हैं आप, फिलर मटेरियल इन केस ऑफ रिटेनिंग वॉल। तो जब भी हम लोग रिटेनिंग वॉल बनाते हैं
तो उस केस में जो फिलर मटेरियल या बैकफिल बोर्ड हम लोग यूज करते हैं, जो कंपोनेंट होता है रिटेनिंग वॉल के केस में, वह सोयल होता है। वहाँ पे हम लोग एज ए सोयल यूज करते हैं। अब रिटेनिंग वॉल क्या होता है? रिटेनिंग वॉल एक ऐसा वर्टिकल स्ट्रक्चर होगा जो अपने किसी भी पोर्शन पे, तो मोस्टली बैक पोर्शन होता है रिटेनिंग वॉल का, 2 पोर्शन होगा। तो अपने बैक पोर्शन में अगर कोई वर्टिकल स्ट्रक्चर सोयल को रिटर्न करके रखे तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रिटेनिंग वॉल। तो रिटेनिंग वॉल का मोस्टली यूज क्या है? सोयल को रिटर्न करना। तो हम लोग बनाते क्यों, एप्लीकेशन क्यों इसका लोग यूज करते हैं? तो जब भी किसी रीजन को या एलिवेशन को अपग्रेड करना हो या उठाना हो तो वहाँ पे हम लोग रिटेनिंग वॉल यूज करेंगे। जैसे अगर प्लेन एरिया में हम लोग रोड बना रहे हैं, इस तरह से हाईवे या रोड बना रहे हैं, और कहीं पे अगर फ्लाईओवर बनाना है, कहीं पे फ्लाईओवर बनाना है या ब्रिज बनाना है, तो ये प्लेन रीजन को आपको थोड़ा सा एलिवेट करना पड़ेगा, किसी एलिवेशन पे इसको ले जाना पड़ेगा। तो जो प्लेन रोड है या हाईवे है, अगर आप यहाँ पे फ्लाईओवर बना रहे हैं तो ये रोड ऐसे बनाना पड़ेगा, ऊपर उठाना पड़ेगा। यानी जो प्लेन रीजन है, एलिवेशन है, उसको कुछ हाइट तक उठाना पड़ेगा और फिर आप फ्लाईओवर बना सकते हैं या ब्रिज बना सकते हैं। तो जब भी किसी प्लेन रीजन से थोड़ा सा एलिवेट करना हो स्ट्रक्चर को, तो जब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिटेनिंग वॉल का हेल्प लेते हैं। तो एंडिंग में या स्टार्टिंग में जो भी हम लोग स्ट्रक्चर यूज करेंगे प्लेन को एलिवेट करने के लिए, प्लेन को अपग्रेड करने के लिए, तो उसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रिटेनिंग वॉल। तो यह वर्टिकल स्ट्रक्चर आपका होता है रिटेनिंग वॉल। तो रिटेनिंग वॉल वर्टिकल स्ट्रक्चर होगा और इसके बैक पोर्शन में किसी एक पोर्शन के में क्या होता है, सोयल को हम लोग भरते हैं। तो यह जो गैप दिख रहा है, ये जो खाली स्थान है, यहाँ पे अगर कोई मटेरियल हम लोग भरेंगे, यहाँ पे अगर कोई मटेरियल हम लोग भरते हैं तो वह होता है सोयल। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वहां पे रिटेनिंग वॉल के केस में बैकफिल। इसी को हम लोग बोलते हैं बैकफिल या फिलर मटेरियल। तो रिटेनिंग वॉल हम लोग सोयल को रिटर्न करने के लिए यूज करते हैं। किसी बैक पोर्शन में सोयल को रिटर्न करके अगर हम लोग किसी लेवल को अपग्रेड कर रहे हैं, एलिवेट कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिटेनिंग वॉल। और जो फिलर मटेरियल यूज करेंगे उसके गैप खाली स्थान में, उसी को हम लोग बोलते हैं सोयल या बैकफिल। और यहाँ पे जो रोड बना होगा पैरेलल इस तरह से, तो ये आपका मेन रोड होता है, मेन हाईवे होगा, और इसके पैरेलल भी रोड होते हैं जो पैरेलल जाते हैं नीचे से। तो उस केस में जो भी रोड ये बना है, उस रोड को हम लोग बोलते हैं सर्विस रोड। पहले ये नॉर्मल रोड ही हम लोग बोल रहे थे, लेकिन अगर रिटेनिंग वॉल हम लोग प्रोवाइड करके और कोई फ्लाईओवर या ब्रिज बना दिए हैं, तो एक तो मेन रोड यही हो गया जिसपे फ्लाईओवर दिए हैं, और 2 पैरेलल रोड्स लेफ्ट साइड और राइट साइड बनाते हैं, तो इस रोड को बोलते हैं सर्विस रोड। सर्विस रोड। और फ्लाईओवर या ब्रिज हम लोग तब बनाएंगे या तो इसके अंडर साइड से या तो रिवर पास कराना हो, या तो कोई और इंटरसेक्शन देना हो रोड का, तो इधर भी रोड होगा, तो रोड भी इधर से बाईपास हो रहा होगा दूसरे डायरेक्शन से, इसलिए हम लोग फ्लाईओवर या ब्रिज बनाए हैं। तो इसको अपग्रेड या एलिवेट करने के पीछे लॉजिक क्या था कि अगर रिवर को पास कराना है या किसी दूसरे रोड को क्रॉस कराना है, तो उस केस में हम लोग को देते हैं रिटेनिंग वॉल। तो इस साइड से भी क्या होता है, रोड पास करता है। तो जो पैरेलल रोड होते हैं उसे बोलते हैं सर्विस रोड। अब कहीं भी फ्लाईओवर के आसपास या कोई ब्रिज बना है और पैरेलल में रोड्स गए हैं, तो एक बोर्ड ही बना होता है कि सर्विस रोड इज स्टार्ट, तो इसे बोलते हैं सर्विस रोड। तो बैकफिल के केस में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखे हैं कि सोयल किस तरह से और कहाँ यूज करते हैं। तो जब भी रिटेनिंग वॉल बनाएंगे तो वहां पे जो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं वो भी होता है आपका सोयल। तो एप्लीकेशन में फिलहाल ये ऐसे एग्जाम्पल्स है एप्लीकेशन में जो कॉमनली हम लोग देखते हैं, जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। और भी बैक सोयल का यूज करते हैं, जैसे कहीं फिलिंग करना हो,
तो नेक्स्ट एप्लीकेशन में एज ए फिलर मटेरियल भी आप लिख सकते हैं, एज ए फिलर मटेरियल। तो कहीं भी अगर फिलिंग का काम करना है, कहीं भी आपको भराव का काम करना है, तो वहां पे जो भी मटेरियल हम लोग यूज करते हैं वो भी क्या होता है, सोयल। चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में फिलिंग का काम करना है, चाहे कहीं पे एरिया को या रोड को प्लेन करना है, तो जो भी हम लोग जो भी हम लोग मटेरियल यूज करेंगे वो होता है आपका सोयल। Now the next topic which is very important, phase diagram of soil। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेज डायग्राम, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एकेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम ये मान के चले फेज डायग्राम से 2 या 3 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। चाहे कंपटीशन की बात करें हम लोग या तो एकेटिव एग्जाम की बात करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फेज डायग्राम। तो फेज डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फेज डायग्राम ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसमें जितने भी टर्म्स यूज होंगे और जितने भी टर्म्स आएंगे या रिलेशन आएगा या डेफिनेशन आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फेज डायग्राम सबसे पहले बेसिक में हम लोग समझते हैं फेज डायग्राम है क्या और उससे रिलेटेड टर्म्स की जरूरत क्या पड़ती है और क्यों आता है और उनमें आपस में रिलेशन क्या होता है। तो फेज डायग्राम ऑफ सोयल देखते हैं हम लोग। अगर कोई भी सोयल सैंपल हम लोग ग्राउंड से या फील्ड से उठा के लाएंगे और उसको माइक्रोस्कोप से अगर हम लोग देखें, कोई भी सोयल सैंपल फील्ड से हम लोग नॉर्मली लाएं, अगर फील्ड से कोई सोयल ला रहे हैं तो बोलते हैं हम लोग नेचुरल सोयल या कह सकते हैं एयर ड्राइड सोयल हम लोग बोलते हैं। तो जो भी हम लोग फील्ड से कोई सोयल लाएंगे और उसको अगर माइक्रोस्कोप से हम लोग देखें उस सोयल सैंपल को, कोई सोयल सैंपल लाएं हम लोग, सोयल सैंपल, और उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, उसको माइक्रोस्कोप से हम लोग देख रहे हैं अगर, तो क्या दिखेगा, तो इसमें आपको दिखेगा जब भी हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो एक छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल दिखेंगे इस तरह से। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल दिखेंगे उस सोयल सैंपल के अंदर। तो देखने में क्या दिख रहा है, यहां से देखने में क्या दिखा, फर्स्ट दिखता है आपको सॉलिड पार्टिकल, सेकंड क्या दिखता है, सेकंड दिखता है गैप, यानी बीच बीच में ये आपको स्पेस दिखाई देगा। स्पेस, तो सेकंड अगर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा गैप। जब भी हम लोग बात करते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की, तो गैप वर्ड यूज नहीं करते हैं, गैप के जगह हम लोग जो टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं उसे बोलते हैं वॉइड। तो वॉइड या पोर है ना, तो मोस्ट वर्ड विच आर यूज अ वॉइड। तो अगर माइक्रोस्कोप से हम लोग किसी सोयल सैंपल को देखेंगे तो दो चीजें दिखेंगी, एक तो सॉलिड पार्टिकल और सेकंड दिखेगा गैप। तो अगर इस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अगर देखें, दो भी जो पॉइंट निकल के आया है, अगर इससे हम लोग सोयल का फेज बताएं, फेज यानी स्टेट,
अगर स्टेट की बात करें तो 2 स्टेट सोयल की निकल के आएगी, यानी सोयल की 2 स्टेट है प्रेजेंट टाइम में। अब चूंकि गैप स्टेट होता नहीं है, कोई भी स्टेट नहीं है गैप, तो गैप में हम लोग देखते हैं क्या आ सकता है, यानी इस गैप के अंदर कौन सी स्टेट अब आकर के जगह बना सकती है। तो गैप में 2 तरीके से मटेरियल या स्टेट आ सकता है। फर्स्ट आपका या तो गैप में वाटर आ सकता है, या तो गैप में एयर आ सकता है। या तो गैप के अंदर वाटर आ सकता है, या तो गैप के अंदर एयर आ सकता है। अब इस तीनों पॉइंट को अब मिला के देखेंगे तो जो फेज बनेगा वाटर का, अब फेज या कह सकते हैं स्टेट ऑफ सॉइल सैंपल, माइक्रोस्कोप से देखने पे तो 3 तरह के स्टेट बने, 3 तरह के मटेरियल इसके अंदर आ रहे हैं। फर्स्ट आपका वाटर, सेकेंड आपका एयर एंड थर्ड सॉलिड। इसका मतलब यह है कि अगर कोई सॉइल सैंपल हम लोग फील्ड से उठा के लाएंगे तो उसके जो फेज होंगे 3 फेज होंगे, यानी उस सॉइल सैंपल के अंदर 3 चीजें होंगी, वाटर, एयर और सॉलिड। तो सॉइल सैंपल के 3 फेज होते हैं, वाटर, एयर और सॉलिड। अब टॉपिक क्या था, फेज डायग्राम। तो फेज डायग्राम का मतलब क्या है, अगर हम लोग इस तीनों फेज के वॉल्यूमेट्रिक और जियोमेट्रिक, अगर इस तीनों फेज के वॉल्यूमेट्रिक और जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन को ड्रा करके अगर देखें, उनके टर्म्स को वॉल्यूम के टर्म में या वेट के टर्म में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी डायग्राम में, तो उस डायग्राम को हम लोग बोलते हैं फेज डायग्राम। सोयल के जो 3 फेज आए हैं, वाटर, एयर और सॉलिड, उसी का वॉल्यूमेट्रिक और जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फेज डायग्राम होता है। और फेज डायग्राम को हम लोग ब्लॉक डायग्राम भी बोलते हैं, फेज डायग्राम को हम लोग ब्लॉक डायग्राम भी बोलते हैं। तो फेज डायग्राम को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम। तो यहाँ पे देखने वाले हैं कि वॉल्यूमेट्रिक और जियोमेट्रिक का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है सोइल का। तो फर्स्ट डायग्राम हम लोग देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे ऊपर हम लोग ड्रा करते हैं एयर, क्योंकि यह सबसे लाइट होता है तीनों फेज में, तो एयर। उसके बाद जिसका वेट ज़्यादा होगा वो है आपका वाटर, तो यह वाटर। और सबसे बॉटम पे सॉलिड। तो अगर इसका हम लोग वॉल्यूमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं तो वॉल्यूम बताएंगे कि यह जो पूरा डायग्राम है यह डिनोट करेगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और यह पूरा जो फेज है यह रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, और यह रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम ऑफ एयर। क्योंकि सोयल के 3 फेज हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं सोयल का 3 फेज डायग्राम या 3D डायग्राम ऑफ सोयल। तो 3 फेज डायग्राम, 3 फेज डायग्राम, क्योंकि सोयल के तीनों फेज दिख रहे हैं, 3 फेज है, 3 स्टेट है, इसलिए इसको बोलते हैं 3 फेज डायग्राम। तो ये आपका वॉल्यूमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है सोयल के फेज का, स्टेट का।
तो यहाँ पे V सफिक्स में A यह होता है वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, और V सफिक्स में W इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और V सफिक्स में S होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो V सफिक्स में S इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यह तो वॉल्यूमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, वॉल्यूमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोइल। और सेकेंड देखते हैं डायग्राम ज्योमेट्रिक या ग्रेविमेट्रिक बोलते हैं। तो ग्रेविमेट्रिक और ये आपका है वॉल्यूमेट्रिक। तो ग्रेविमेट्रिक यानी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी खुद का सेल्फ वेट। तो जितने भी फेज है सोइल के, तीनों फेज है, तीनों के वेट के टर्म में अगर कोई डायग्राम हम लोग डिनोट कर रहे हैं तो ये 3 फेज हो गया सोइल का। सबसे बॉटम पे सॉलिड, उसके बाद आपका वाटर, देन एयर। तो अगर यह डिनोट करेगा आपका वेट ऑफ एयर, इतना डिनोट करेगा आपका वेट ऑफ वाटर, और यह बॉटम पोर्शन डिनोट करेगा आपका वेट ऑफ सॉइल। तो अगर इस केस में अगर हमसे कोई पूछे कि टोटल वॉल्यूम क्या होगा सॉइल सैंपल का जो आप फील्ड से लाए थे, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो यह लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और ग्रेविमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में अगर हमसे कोई पूछे कि जो सोइल सैंपल हम लोग फील्ड से लाए थे उस केस में पूरे सोइल सैंपल का टोटल वेट क्या होगा, तो टोटल वेट ऑफ सोइल सैंपल, टोटल वेट ऑफ सोइल सैंपल इक्वल्स टू वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। जब भी हम लोग टोटल वेट की बात करते हैं तो उसमें वेट ऑफ एयर आएगा, और वेट ऑफ एयर अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं वेट ऑफ वाटर से और वेट ऑफ सॉलिड से तो इसको हम लोग निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि इन दोनों के कंपेयर में एयर का वेट बहुत ही माइन्यूट होता है, नेग्लिजिबल होगा। तो जब भी कहीं पे लिखना टोटल वेट ऑफ सोइल सैंपल तो हम लोग लिखते हैं टोटल वेट ऑफ सोइल सैंपल इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ एयर as compared to weight of water and weight of solid is very negligible, then it is neglected। लेकिन वॉल्यूम के केस में हम लोग वॉल्यूम ऑफ एयर निगलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम में वॉल्यूमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में अगर देखेंगे तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एयर ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है एज कंपेयर टू वाटर एंड सॉलिड। तो वॉल्यूमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में टोटल वॉल्यूम अगर निकाल रहे हैं तो उस केस में वॉल्यूम ऑफ एयर निगलेक्ट नहीं कर सकते। वेट, क्योंकि एयर का वेट बहुत ही कम होता है तो इसलिए हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो चूंकि यह 3 फेज है सोइल का, 3 स्टेट दिख रहा है तो इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं 3 फेज डायग्राम, क्योंकि इसमें तीनों स्टेट है। तो फेज डायग्राम क्या होता है? किसी सोइल सैंपल के जो स्टेट होते हैं, 3 स्टेट होते हैं। किसी सोइल सैंपल को अगर हम लोग फील्ड से लाएंगे 3 स्टेट होगा, एयर वाटर एंड सॉलिड। इस तीनों
फेज का या स्टेट का अगर हम लोग वैल्यूमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन या ग्रेविमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसी डायग्राम को हम लोग बोलते हैं फेज डायग्राम। तो ये 3 फेज डायग्राम है। 3 फेज डायग्राम को हम लोग 2 फेज डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 फेज डायग्राम को हम लोग 2 फेज डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि 2 फेज डायग्राम से 3 फेज डायग्राम से 2 फेज डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं और क्या कंडीशंस होते हैं। या तो कंडीशन दिया होगा या तो आपसे पूछेगा कि कैसे कर सकते हैं। तो 2 कंडीशंस होते हैं कन्वर्ट करने के लिए। 3 फेज से 2 फेज में कन्वर्ट करने के लिए 2 कंडीशंस होते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट एंड कंडीशन सेकंड। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, when soil is completely dry, and second condition when the soil is fully saturated। तो ये 2 कंडीशन हैं जिसके थ्रू हम लोग 3 फेज डायग्राम को 2 फेज डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, व्हेन सॉइल इज कंप्लीटली ड्राई। तो अगर कोई सॉइल सैंपल है, फील्ड से हम लोग लाए हैं और 3 फेज डायग्राम रिप्रेजेंट किए हैं, अगर उस सॉइल सैंपल को पहले हम लोग ओवन में ड्राई करें, ओवन में 100 डिग्री टेम्परेचर तक अगर ड्राई करेंगे तो जो भी उस सॉइल सैंपल में वाटर होगा, जो भी उस वॉइड के अंदर वाटर होगा, वह इवोपरेट हो करके बाहर निकल जाता है। जब भी हम सॉइल सैंपल को ओवन में रख के ड्राई करेंगे 100 डिग्री टेम्परेचर तक, तो जो वाटर वाला कंपोनेंट है, कंटेंट है, वो इवोपरेट हो जाता है सॉइल सैंपल से। तो इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे तो जब सॉइल का फेज मिलेगा आपका, ये फेज 2 फेज मिलेगा, केवल एयर ऊपर होगा और नीचे सॉलिड होगा। क्योंकि ड्राई कर रहे हैं तो ड्राई करेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो गया आपका, पहले 3 फेज डायग्राम था, अब कितना हो गया, 2 फेज डायग्राम हो गया। सेकंड कंडीशन है आपका, व्हेन द सॉइल इज फुली सैचुरेटेड। तो फुली सैचुरेटेड मतलब ये है कि अगर आप फील्ड से सॉइल लाएं और उसको वाटर के अंदर कंप्लीटली आप डिप्ड कर दें, उसको डुबा दें, सबमर्ज कर दें, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सॉइल इज फुली सैचुरेटेड। नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे सैचुरेशन कंडीशन क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, पढ़ने वाले हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे फुली सैचुरेटेड का मतलब यह होता है कि अगर सॉइल सैंपल जो हम लोग फील्ड से लाए हैं उसको पानी के अंदर अगर पूरी का पूरी तरीका से डुबा देते हैं, बकेट के अंदर रख देते हैं, तो उस सॉइल को हम लोग बोलते हैं फुली सैचुरेटेड सॉइल। तो फुली सैचुरेटेड जब करेंगे हम लोग, किसी सॉइल सैंपल को फील्ड से लाएंगे और बकेट के अंदर अगर हम लोग डाल रहे हैं तो एयर निकल जाएगा। एयर क्या हो जाएगा, बबल के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। जैसे सॉइल सैंपल को हम लोग बकेट के अंदर डालेंगे, बबल्स आने लगेंगे और बबल्स जो आते हैं वो एयर होता है, तो एयर बाहर निकल जाते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही सॉइल को जो फील्ड से लाए थे बकेट के अंदर डालेंगे, बकेट में पूरा वाटर भरा होगा, जैसे ही बकेट के अंदर डालेंगे तो एयर के जगह भी क्या हो जाएगा, वाटर आ जाता है। तो एयर बाहर निकल जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा और एयर के जगह क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। तो यह वाटर और नीचे सॉलिड रहेगा। सॉलिड पोर्शन जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉलिड कभी भी चेंज नहीं हुआ, चाहे आप सॉइल को पानी के अंदर डुबा दें, चाहे आप सॉइल को कितना भी ड्राई कर लें, लेकिन सॉलिड जो पार्टिकल वो कभी चेंज नहीं होता है।
तो ये तो था फेज डायग्राम। अब हम लोग देखने वाले हैं कि फेज डायग्राम से रिलेटेड कितने भी टेक्निकल टर्म्स या इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या क्या बनते हैं और उनमें उनके क्या फार्मूले होते हैं, क्या रिलेशंस होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फेज डायग्राम अ बेसिक डेफिनेशन, तो बेसिक कह सकते हैं या इंपॉर्टेंट कह सकते हैं डेफिनेशन। तो यहां से ये मान के चलिए कि यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कंपटीशन हो चाहे एकेटिव एग्जाम है। तो फर्स्ट डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट को हम लोग बोलते हैं मॉइस्चर कंटेंट भी बोलते हैं। तो वाटर कंटेंट इज आल्सो नोन एज अ मॉइस्चर कंटेंट। तो इसको डिनोट करते हैं या तो स्मॉल w कह सकते हैं या ओमेगा कह सकते हैं या स्मॉल w सफिक्स में c। तो कोई भी रिप्रेजेंटेशन हम लोग यूज करते हैं डिनोट करने के। तो वाटर कंटेंट का डेफिनेशन क्या है? तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ weight of water to weight of solid. It is defined as the ratio of weight of water to weight of solid. इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज में, इसलिए अब मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला तो आसान है, यानी वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड, लेकिन इसका यूज क्या है, इसका मीनिंग क्या है? तो वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट ये बताता है कि सोयल सैंपल में कि पूरी सोयल सैंपल की जो 3 फेज होता है, 3 स्टेट होता है, उस तीनों फेज में जो कंटेंट वाटर का है वह सॉलिड के रेस्पेक्ट में कितना है। यानी उसमें 3 फेज होगा, वाटर भी होगा, सॉलिड भी होगा, एयर भी होगा। तो उसमें जो वेट ऑफ वाटर होगा वह सॉलिड के रेस्पेक्ट में कितना है, ये हमको बताता है आपका वाटर कंटेंट। तो इसको परसेंटेज में डिनोट करते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो वाटर कंटेंट इसको एक और टेक्निकल टर्म से हम लोग डिनोट करते हैं। फिलहाल यहां नोट करके देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इससे रिलेटेड। नोट नंबर फर्स्ट। तो नोट नंबर फर्स्ट, तो ये नोट ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, फार्मूला तो आपको याद ही रहेगा, ये नोट ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी न्यूमेरिकल या जो भी कंपटीशन में क्वेश्चन बनेंगे नोट से ही बनेंगे। तो फर्स्ट नोट्स हम लोग देखते हैं कि वाटर कंटेंट की वैल्यू 0 हो सकती है क्या। फर्स्ट, वाटर कंटेंट की वैल्यू 0 हो सकती है कि नहीं। अगर 0 होना है तो नोमिनेटर जो भी है यानी वेट ऑफ वाटर वो 0 होना चाहिए। यानी अगर ये 0 होना है तो वेट ऑफ वाटर इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो देखेंगे 0 हो सकता है कि नहीं। तो वेट ऑफ वाटर 0 हो सकता है कब? जब सोयल को हम लोग कंप्लीटली क्या कर दें, ड्राई कर दें। यानी ये पॉसिबल है कि वेट ऑफ वाटर इक्वल टू 0। तो ये पॉसिबल है, इसका मतलब वाटर कंटेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी वाटर कंटेंट की वैल्यू 0 हो सकती है। सेकंड देखते हैं। सेकंड, वाटर कंटेंट की वैल्यू 1 हो सकता है कि नहीं, 1 और 100 हो सकता है कि नहीं। तो 1 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, वेट ऑफ वाटर इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड होना पड़ेगा। वेट ऑफ वाटर इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड होना पड़ेगा। तो अगर फेज डायग्राम वो देखें तो फेज डायग्राम में ऊपर EF पर था आपका एयर, यहाँ पे था आपका वाटर,
और सबसे नीचे सॉलिड। तो हम लोग इसको डिनोट कर रहे थे वेट ऑफ सॉलिड और इसको डिनोट कर रहे थे वेट ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर इक्वल नहीं हो सकता है, लेकिन अपर ज्यादा हो सकता है, यानी वेरिएशन हो सकता है। इक्वल नहीं हो सकता लेकिन ज्यादा हो सकता है, ठीक है, यानी ये ज्यादा हो सकता है वेट ऑफ वाटर। सॉलिड फिक्स रहेगा, सॉलिड फिक्स रहेगा, क्योंकि ये कंडीशन मैक्सिमम होने का क्या होता है, जब एयर के पास, एयर के जगह भी क्या हो जाए, वाटर आ जाए, तो उस केस में क्या होता है कि जो वेट ऑफ वाटर है वो बढ़ जाता है, या सुपर सैचुरेशन केस हो जाए, यानी मैक्सिमम क्वांटिटी में, यानी एक थोड़ा सा क्वांटिटी का अगर सोयल है और उसको बकेट के अंदर हम लोग डाल दें, तो उस केस में क्या होता है कि जो वेट ऑफ वाटर है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इक्वल्स टू नहीं हो सकता है। इक्वल्स टू होने का मतलब यह है कि एग्जिस्टेंस गायब हो जाएगा सोयल का। एग्जिस्टेंस यानी अगर वेट ऑफ वाटर इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड हो जाए तो यह एग्जिस्ट नहीं करेगा सोयल। सोयल बनेगा नहीं। तो अगर दोनों पॉइंट को हम लोग मर्ज करें, मिक्सअप करेंगे, तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि वेट ऑफ वाटर जो है, सॉरी, वाटर कंटेंट की जो वैल्यू है वह 0 के इक्वल हो सकता है और 0 से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, और 1 के इक्वल नहीं हो सकता, 1 के इक्वल नहीं हो सकता, कम हो सकता है। तो 1 के इक्वल कभी होगा जब सुपर सैचुरेशन केस आ रहा है। 1 के इक्वल कब होगा, व्हेन सोयल इज सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेशन का कंडीशन है, यानी उस केस में जो वाटर है, वाटर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उस केस में इक्वल हो सकता है। लेकिन जो रेंज है आप इतना याद रखेंगे कि 0 से 1 के बीच में लाई करता है, और 0 के इक्वल हो सकता है कब, जब सोयल कंप्लीटली क्या हो, ड्राई, व्हेन सोयल इज ड्राई, तो यह कंडीशन होता है। तो नोट में ये भी याद रख सकते हैं कि अपर लिमिट नहीं होता, यानी एक से ज़्यादा वैल्यू वाटर कंटेंट की हम लोग नहीं लेते, यूज करते हैं, तो देयर इज नो अपर लिमिट। तो नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे नोट्स में, तो देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट। तो अपर लिमिट तभी होता है जब आपका सुपर सैचुरेशन केस आता है। और एक पॉइंट और याद रख सकते हैं, तो फोर्थ पॉइंट था आपका, देयर इज नो अपर लिमिट, देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट। और नेक्स्ट पॉइंट, इट इज समटाइम्स आल्सो डिनोटेड एज, तो आल्सो या रिप्रेजेंटेड बाय पार्ट ऑफ टोटल वेट, पार्ट ऑफ टोटल वेट। तो वाटर कंटेंट को इस फॉर्म में भी डिनोट करते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं W डैश से, W डैश से। तो W डैश का फार्मूला क्या हो जाता है फिर, तो W डैश इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल वेट होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय
टोटल वेट। तो जब भी हम लोग पढ़ेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टी में डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, तो उसमें बहुत सारे मेथड्स हैं फॉर फाइंड आउट द वाटर कंटेंट। तो उस केस में बहुत सारे मेथड्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें वाटर कंटेंट डायरेक्टली मेजर नहीं होता है। क्या मेजर होगा? पार्ट ऑफ टोटल वेट मेजर होता है, और इसके हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं? वाटर कंटेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो नेक्स्ट टेक्निकल टर्म हम लोग देखते हैं या डेफिनेशन, वॉइड रेशियो। तो सेकेंड डेफिनेशन, वॉइड रेशियो। तो आज के लिए इतना ही। टुमारो आई विल डिस्कस वाइड रेशियो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।